जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम कृषि के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका क्या है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और इस तिमाही यानी कि Q1 और 5 ईयर 24 फाइनेंशियल ईयर 24, गजब कोड भाषा में लिखा हुआ है। Q1 है और फाइनेंशियल ईयर 24। तो इस तिमाही 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की छवि को सुदृढ़ करेगी। 7.8% जीडीपी दर है भारत की इस तिमाही में। जहां वैश्विक जीडीपी में कमी आ रही है, वहीं भारत का जीडीपी दर बढ़ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी $3.75 ट्रिलियन की है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक संभाषण में ये कहा था कि अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उसको देश को ला के रहेंगे, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर रहेंगे और साथ ही भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ऐसा उनका वायदा है देश के नाम। तो ये अच्छी बात होगी, देश के लिए एक गौरवान्वित वाला क्षण होगा जब ऐसा होगा। तो लेकिन इसके लिए पहले उनको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना होगा। खैर, इस तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की छवि को सुदृढ़ करेगी। भारत न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का भी प्रदर्शन कर सकता है, जो लगातार 2 वर्षों से G20 देशों के बीच उच्चतम विकास दर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इसकी निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा सराहना की जाएगी और प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक के अमृत काल के दौरान वैश्विक मंच पर भारत के उद्भव की घोषणा कर सकते हैं, जहां वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दर्शन के तहत विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था के लाभ को वृहत स्तर पर मानव जाति के लिए उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षा रखी गई है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? विश्व बैंक के अनुसार 2022 में दुनिया की लगभग 9.2% आबादी भूखमरी का सामना कर रही थी, जबकि वर्ष 2019 में यह आबादी 7.9% रही थी। यानी कोरोना के समय, मतलब उसके पहले, दुनिया की लगभग 8% आबादी भूखमरी की कगार पर थी, भूखमरी के शिकार थी। लेकिन 2022 में दुनिया की लगभग 9.2% आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। तो बड़ी आबादी है एक। अगर इसको 10% मान लें तो मतलब कि लगभग 100 करोड़ के आसपास या 80 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या है वो भूखमरी की शिकार है। तो विश्व बैंक का ये रिपोर्ट है। विश्व बैंक और IMF, इसको ब्रेटन वुड्स कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहा जाता है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना से पहले 2019 में, मतलब 7.9, इसको 8 हम मान लें, लगभग 8% आबादी भूखमरी की विकरालता में थी, जबकि 2022 में 9.2% आबादी भूखमरी का सामना कर रही थी। वर्ष 2022 में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा वैश्विक आबादी के 29.6% यानी 2.4 बिलियन लोगों को प्रभावित कर रही थी। वर्ष 2022 में मध्यम या गंभीर खाद्य सुरक्षा है ना, भूखमरी मतलब एकदम भूखमरी के कगार पर हैं, वो हैं 9.2%। लेकिन थोड़ा और विस्तार करें परिभाषा का, मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा वैश्विक आबादी के लगभग 30% को प्रभावित कर रही थी, जिसमें से 11.3% आबादी गंभीर खाद्य असुरक्षा की शिकार थी।
तो मान ले मोटी मोटा लगभग 10% दुनिया की आबादी वैश्विक भूखमरी के कगार पर है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अनुमान है कि वर्ष 2023 में 345 मिलियन से अधिक लोग उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे होंगे। ये परिभाषाएं अलग अलग, उच्च स्तर का, मध्यम स्तर का, खाद्य असुरक्षा, है ना, वेरी क्रिटिकली भूखमरी के कगार पर हैं, तो ऐसे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। 10% हो, 12% हो, 9% हो, यह आंकड़ा कम तो नहीं है। यह वर्ष 2020 में उनकी संख्या की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। खाद्य असुरक्षा के कुछ प्रमुख कारण पर नज़र डालें तो रूस यूक्रेन युद्ध, घरेलू मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तनशीलता और चरमताएं, आर्थिक मंदी और गिरावट, ये सारे इसके प्रमुख कारण हैं। तो खाद्य असुरक्षा के कुछ प्रमुख कारण में पहला रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद विभिन्न देशों द्वारा अधिरोपित व्यापार संबंधी नीतियों की वृद्धि हुई है। घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतें कम करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए खाद्य व्यापार प्रतिबंधों की बढ़ती संख्या से वैश्विक खाद्य संकट आंशिक रूप से और गंभीर हो गया है। जून 2023 तक की स्थिति के अनुसार 20 देशों द्वारा 27 खाद्य निर्यात प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जबकि 10 देशों ने 14 निर्यात सीमाकारी उपाय एक्सपोर्ट लिमिटिंग मेजर्स लागू किए हैं। घरेलू मुद्रास्फीति। कई देशों में घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति ने आग में घी डालने का काम किया है तथा विश्व में खाद्य असुरक्षा की समस्या को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए भारत ने अपने घरेलू आबादी का समर्थन करने के लिए गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत बढ़िया किया है। भारत ने अपनी घरेलू आबादी का समर्थन करने के लिए गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और फिर जलवायु परिवर्तनशीलता और चरमताएं। जलवायु परिवर्तन ने जल, भूमि और जैव विविधता की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को प्रभावित किया है, जो खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। इसने कीटों, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं के पैटर्न एवं तीव्रता को भी बदल दिया है, जिससे फसल की पैदावार और पशुधन उत्पादकता कम हो गई है। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य कीमतों में अस्थिरता की भी वृद्धि की है और कमज़ोर परिवारों की क्रय शक्ति कम कर दी है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार मौसम और जलवायु की चरमताएं वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स वर्ष 2021 में 12 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा की प्रमुख चालक थीं, जिससे लगभग 57 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे, यानी लगभग 6 करोड़। आर्थिक मंदी और गिरावट। इन्होंने गरीब और हाशिए पर स्थित लोगों के लिए आय एवं रोजगार के अवसरों को कम कर दिया है, जिनकी आय का एक बड़ा हिस्सा खाद्य पर खर्च होता है। आर्थिक झटकों इकोनॉमिक शॉक्स ने खाद्य की आपूर्ति एवं मांग को भी प्रभावित किया है, जिससे खाद्य की कीमतें बढ़ गई हैं और उनकी गुणवत्ता कम हो गई है। आर्थिक संकटों ने सार्वजनिक सेवाओं पर और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान को भी महत्वहीन कर दिया है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यूरोपीय संघ साइंस हब रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक झटके वर्ष 2023 में 22 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण सिद्ध हो सकते हैं। इन झटकों से 153 मिलियन लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वास्थ्य और पोषण के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, सामाजिक स्थिरता, गरीबी में कमी, पर्यावरणीय संवहनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय गरिमा और समानता, सतत विकास, क्योंकि सतत विकास 2 जो है उसका लक्ष्य क्या है? शून्य भूखमरी, ज़ीरो हंगर। तो ये सब कारण है कि क्यों महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य और पोषण के लिए, जाहिर सी बात है, आर्थिक स्थिरता के लिए, सामाजिक स्थिरता के लिए,
तो पोषण और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता, गरीबी में कमी, पर्यावरणीय संवहनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवीय गरिमा और समानता, संकट के प्रति प्रत्यास्थता, सतत विकास। इसलिए ज़रूरी है खाद्य सुरक्षा। तो पहला स्वास्थ्य और पोषण। खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे स्टंटिंग, संज्ञानात्मक विकलांगता और रोग संवेदनशीलता। खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं, है ना, स्टंटिंग, वजन में कमी होना, रक्ताल्पता होना, दृष्टि बाधित होना और शरीर का उचित विकास न हो पाना, मानसिक रूप से कमज़ोर रहना और जीवन प्रत्याशा कम होना, उत्पादकता का घट जाना, ये सब स्वास्थ्य में आते हैं। तो खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण कर व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करती हैं। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों का लगभग आधा भाग है। तो कुपोषण के कारण हर साल 31 लाख बच्चों की मृत्यु होती है। 31 लाख बच्चों की मृत्यु होती है कुपोषण के कारण हर साल, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों का लगभग आधा भाग है। 5 साल से कम के जितने बच्चे हैं, जिसको कहा जाता है अंडर 5, जो शिशु मृत्यु दर होती है अंडर 5, उसमें जितनी मौतें होती हैं उसका आधा मौत कुपोषण के कारण होता है और वो संख्या है 31 लाख। तो इसलिए ज़रूरी है। आर्थिक स्थिरता। खाद्य सुरक्षा व्यक्तियों और राष्ट्रों को अधिक उत्पादक बनने, आय उत्पन्न करने तथा व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाकर उनकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाती है। दूसरी ओर खाद्य असुरक्षा उत्पादकता को कम कर सकती है और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि खोई हुई उत्पादकता और मानव पूंजी के संदर्भ में कुपोषण की वैश्विक लागत प्रतिवर्ष 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी। सामाजिक स्थिरता। खाद्य सुरक्षा खाद्य संबंधी संघर्षों, हिंसा और प्रवासन को रोककर सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। खाद्य की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी और असमान पहुंच के कारण खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशांति एवं अस्थिरता को जन्म दे सकती है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ष 2017 और 2019 के बीच 58% संघर्षों में खाद्य असुरक्षा एक प्रमुख कारक थे। गरीबी में कमी। खाद्य सुरक्षा लोगों के लिए पौष्टिक भोजन की वहनीयता और उस तक पहुंच सुनिश्चित कर तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे अन्य आवश्यक आवश्यकताओं में निवेश करने का अवसर प्रदान कर गरीबी को कम करने में योगदान देती है। इससे लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। पर्यावरण संवहनीयता। खाद्य सुरक्षा जलवायु कुशल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल अभ्यासों जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और जलवायु परिवर्तन का शमन करते हैं के अंगीकरण को प्रोत्साहित कर पर्यावरणीय संवहनीयता एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी का समर्थन करती है। असंवहनीय कृषि अभ्यास पद्धतियां पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा एक विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कर जो बाह्य कारकों जैसे वैश्विक खाद्य कीमतें या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान पर निर्भर नहीं होती, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। खाद्य असुरक्षा राष्ट्रों को इन कारकों के प्रति संवेदनशील बना सकती है और उनकी संप्रभुता को कमज़ोर कर सकती है। मानव गरिमा और समानता। खाद्य सुरक्षा मानव गरिमा और समानता। खाद्य सुरक्षा खाद्य को एक बुनियादी मानव अधिकार जो सभी लोगों के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना सुलभ होनी चाहिए।
के रूप में चिन्हित कर मानवीय गरिमा और समानता का सम्मान करती है। खाद्य असुरक्षा इस अधिकार का उल्लंघन कर सकती है और लोगों के बीच असमानता उत्पन्न कर सकती है। भोजन का अधिकार या खाद्य अधिकार, राइट टू फूड, एक कानूनी अधिकार है जो मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। संकट के प्रति प्रत्यास्थता, खाद्य सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक मंदी और महामारी जैसे विभिन्न संकटों के प्रति प्रत्यास्थता का निर्माण करती हैं, जहां यह इन चुनौतियों का सामना कर सकने के लिए पर्याप्त खाद्य भंडार और वितरण प्रणालियां प्रदान करती हैं। खाद्य असुरक्षा इन संकटों के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं और पुनर्प्राप्ति या रिकवरी में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा गरीबों और कमज़ोर लोगों के बीच मुफ्त खाद्यान्न वितरण इसका एक अच्छा उदाहरण है। सतत विकास, खाद्य सुरक्षा सतत विकास के प्रमुख लक्ष्यों में से एक। लक्ष्य 2, शून्य भूखमरी की प्राप्ति करने और गरीबी में कमी, बेहतर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय संवहनीयता जैसे अन्य संबंधित लक्ष्यों का समर्थन करने के रूप में सतत विकास को आगे बढ़ाती है। ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत विश्व की किस प्रकार मदद कर सकता है? तो लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास करना, कृषि रूपांतरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, निवेश की वृद्धि करना, एक सतत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना करना, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, कृषि नीतियों पर पुनर्विचार करना, एक सतत कृषि मॉडल का विकास करना, ये सारे ऐसे कर सकता है भारत हेल्प। तो लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास करना, भारत ने चंद्रयान 3 की सफलता के साथ अत्यंत निम्न लागत पर प्रौद्योगिकीय चमत्कार, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स प्राप्त कर सकने की क्षमता प्रदर्शित की है। भारत इसी तरह का प्रयास करते हुए किसानों को चरम मौसमी घटनाओं की चुनौतियों से निपटने में मदद करने हेतु भी प्रौद्योगिकियों का विकास कर सकता है। इनके सफल अनुप्रयोग बाद वह इन प्रौद्योगिकियों को ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के साथ साझा कर सकता है। ऐसा करना संभव है और इसे लागत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, बशर्ते यह सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल हो और समयबद्ध कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जाए। कृषि रूपांतरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के दक्षता एवं प्रत्यास्थता को बढ़ाना और कृषि रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना हमारा परम लक्ष्य है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मानकीकृत कृषि डेटा प्लेटफॉर्मों की स्थापना और कृषि खाद्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सेंसर से सुसज्जित ड्रिप, ड्रोन और LEO लो अर्थ ऑर्बिट्स का उपयोग कृषि में कम से अधिक की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है और इस तरह ग्रह के दुर्लभ संसाधनों को बचाया भी जा सकता है। निवेश की वृद्धि करना, निवेश करना, भारत कृषि अनुसंधान एवं विकास एग्री R&D पर एग्री GDP का मात्र 0.48% खर्च करता है। यदि देश को विश्व में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी है तो इस स्तर को दोगुना करना होगा। एग्री R&D विशेषकर बायो फोर्टिफिकेशन में उच्च निवेश किया जाना चाहिए। बायो फोर्टिफिकेशन में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और किसानों तक फोर्टिफाइड फसल किस्मों के बारे में जानकारी का प्रसार करना पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ICAR के वैज्ञानिकों ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि गेहूं, चावल, मक्का और मोटे अनाज, गेहूं, चावल, मक्का और मोटे अनाज जैसी बुनियादी फसलों को भी उन्नत लौह, जिंक और यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट के साथ बायोफोर्टिफाइड किया जा सकता है। ICAR ने जलवायु प्रतिरोधी और पौष्टिक फसलों की 87 किस्मों का विकास किया है। उदाहरण के लिए भारत ने जिंक समृद्ध चावल
और गेहूं जारी किए हैं, जिन्हें ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा किया जा सकता है। एक सतत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना करना, एक नियम आधारित, खुले, पूर्वानुमानित, पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण, समावेशी, समतामूलक और संवहनीय। एक नियम आधारित, खुले, पूर्वानुमानित, पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण, समावेशी, समतामूलक और संवहनीय बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ बनाना समय की मांग है। भारत को स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ कर अपनी खाद्य प्रणालियों में भी सुधार लाना चाहिए। इससे वहनीय एवं सुलभ खाद्य, कृषि इनपुट और उत्पाद की राह प्रशस्त होगी। एक सतत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की स्थापना, जहां WTO की केंद्रीय भूमिका हो, बाजार पूर्वानुमेयता की वृद्धि कर सकती है और व्यापार आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, भारत वैश्विक स्तर पर यहाँ तक कि G20 सदस्यों के बीच भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, लेकिन इसके लिए उत्पाद नवाचार और प्रसार के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि मोटे अनाजों को क्विनोवा जैसा बुनियादी या मुख्य खाद्य बनाया जा सके। क्विनोवा। कृषि नीतियों पर पुनर्विचार करना, भारत को पर्यावरणीय रूप से अधिक संवहनीय और पौष्टिक खाद्य प्रणाली के लिए कृषि नीतियों को नया रूप देने की आवश्यकता है। धान और गेहूं जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खुली एवं सुनिश्चित खरीद की मौजूदा नीतियों के साथ उर्वरक, बिजली और सिंचाई पर भारी सब्सिडी की व्यवस्था ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से मृदा, जल, वायु और जैव विविधता को क्षति पहुंचाई है। एक सतत कृषि मॉडल का विकास करना, अभी तक भारत इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठा सका है, न ही अमेरिका या चीन द्वारा कोई बड़ी पहल की गई है। G20 देश कृषि को पृथ्वी के लिए कम हानिकारक बनाने हेतु एक मॉडल और समय सीमा के साथ आगे आने की पहल कर सकते हैं। समय बीतता जा रहा है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि G20 समूह विश्व का पेट भरने के लिए और साथ ही ग्रह को हरा एवं स्वच्छ बनाकर इसकी सुरक्षा करने के लिए वर्ष 2030 तक स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु परस्पर निकटता से, द्रुत गति से और कुशल तरीके से कार्य करें। अभ्यास प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है, जहां दुनिया भर में लाखों लोग भूखमरी और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में भारत की भूमिका की चर्चा कीजिए। अब UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में आए प्रश्न हैं। 2021 में प्रश्न आया था, जलवायु अनुकूलन कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर इसका क्या सही है। इसका डी यानी कि तीनों कथन सही हैं। तो जलवायु अनुकूलन कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, भारत में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा के नेतृत्व वाली परियोजना का एक भाग है। भारत में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के नेतृत्व वाली परियोजना का एक भाग है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम है। CCAFS की परियोजना फ्रांस में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के अंतर्गत की जाती है। भारत में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, भारत में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो तीनों कथन इसमें सही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से बी वाला सही है, यानी केवल 2 कथन सही हैं, बाकी कथन गलत हैं। तो बी कथन है, राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है घर की मुखिया होगी।
मेंस में 2015 में प्रश्न आया था, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के साथ मूल्य सब्सिडी के स्थान पर भारत में सब्सिडी का परिदृश्य किस प्रकार बदल सकता है, चर्चा कीजिए। यानी कि डीबीटी दे करके मूल्य सब्सिडी न दिया जाए, मतलब कि मूल्यों में कमी ना की जाए, मूल्य वही रहे, लेकिन वो मूल्य में कमी प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खातों में पैसे भेज करके किए जाए, ताकि बीच में से लीकेज कम हो, जो वितरण की समस्या हो वो कम हो, सीधे उनको लाभ मिले। इन सब के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।